मीटिंग का टाइम शुरू करते हैं। ओके। राइट, तो एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोग म्यूट कर लेंगे और इस वर्कशॉप को शुरू करते हैं। एक बार के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग म्यूट कर लीजिए। जब से वेज कोड अनाउंस हुए हैं, सोशल मीडिया, रील्स, इन सभी को देख देखकर, यूट्यूब, इन सभी को देख देखकर आधा अधूरा ज्ञान, कहीं पर कंफ्यूजन, कहीं पर अंडरस्टैंडिंग में गैप, कहीं हमें लगता है जो हम कर रहे हैं वही सही था कि नहीं था, इस तरह के जो गैप्स आ रहे हैं, ये वर्कशॉप को रखने का मकसद सिर्फ यही है कि आप सभी लोगों को इस बात से अवेयर कराया जा सके कि एक्चुअल में ये जो 4 वेज कोड है, इनका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और किस तरह से अपनी एस्टेब्लिशमेंट में इनको इम्प्लीमेंट करना है। इस सेशन को हम इस सेशन को जब हम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले 80% ऑफ द लोग, जितने भी यहाँ पर लोग जुड़े हैं, लगभग 90-95 लोग हैं, उनमें से 80% लोग हमारे क्लाइंट हैं। वो तो मुझे जानते हैं कि मैं उन सभी का ESI, PF, पेरोल और ऑनबोर्डिंग ऑफबोर्डिंग का काम करता हूँ। लेकिन जो लोग नए हैं, जो लोग एक दूसरे के रेफरेंस के थ्रू आए हैं, उन्हें मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम आशीष बंसल है और लगभग 25 से ज्यादा सालों से मैं लेबर लॉ इंडस्ट्री के अंदर लेबर लॉ कंप्लायंसेस को कर रहा हूं, जिसमें हमारे पास 35 से ज्यादा लोग हमारी टीम के मेंबर हैं, जो सभी लोग ग्रेजुएट और वेल क्वालिफाइड हैं, जो आपकी सभी इंडस्ट्रीज, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रांसपोर्ट है, एविएशन है, कंस्ट्रक्शन है, रिटेल है, होलसेल है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स है, जहां पर भी मैन पावर लग रही है, उन सभी इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे सारे कंप्लायंसेस को हम लोग हैंडल करते हैं लगभग 25 सालों से। आज हम लोग चार लोग आज हम लोग 4 वेज कोड को देख रहे हैं, जिसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। शुरू इसको हम इस वर्कशॉप को हम 3 हिस्सों में करते हैं। लगभग 27 मिनट की मेरी ये वर्कशॉप रहेगी, जिसके अंदर मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। उस दौरान मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके मन में उस दौरान जितने भी क्वेश्चंस आए, वो आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दिएगा, ताकि जब 27 मिनट के बाद ये सेशन कंप्लीट होगा, तो मैं आपके चैट बॉक्स के क्वेश्चन और क्वेरीज को आंसर करूंगा। जब वो क्वेरीज भी रिजॉल्व हो जाएंगी और उसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे, तो हैंड रेज करवा के 1 बाय 1 आप सभी लोगों के क्वेरीज को सॉर्ट आउट करेंगे। ये मैं अश्योर कर रहा हूं, इस मीटिंग से खत्म होने के, जब तक खत्म होती है तब तक आपके 85% क्वेरीज रिजॉल्व हो चुके होंगे, और बचे हुए 15% क्वेरीज को हम 1 to 1 टेलीफोन पे रिजॉल्व कराएंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, एक बार चैट बॉक्स में आप लिखिए, आप किस इंडस्ट्री में डील करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, या किस भी इंडस्ट्री में आप हैं। वो एक बार आप मेरे साथ अगर डिस्कस करेंगे, लिखेंगे, तो सबको आइडिया लगेगा कि हम किस किस इंडस्ट्री को देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, लॉजिस्टिक, सर्विसेज, फार्मा, ग्रेट, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ग्रीन पावर मैन्युफैक्चरिंग। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही आ जाता है कि क्या ये जितने भी 4 वेज कोड है, ये हमारी इंडस्ट्री पे लगते हैं या नहीं। तो इसका आंसर यही है, ये सभी इंडस्ट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल है। एजुकेशनल, कंस्ट्रक्शन, ये सभी इंडस्ट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल है। दोस्तों, 29 सेंट्रल लेबर लॉज थे पहले। 29 सेंट्रल लेबर लॉज थे पहले, जिन्हें इन 4 वेज कोड के अंदर डिफाइन किया गया है। वो जो 29 लेबर लॉज थे, उनको मैं सिंप्लीफाइड बताऊं, उन 4 वेज कोड में कहाँ कहाँ डाला गया है। तो सबसे पहला वेज कोड है कोड ऑन वेजेस 2019, जिसके अंदर 4 वेज कोड है। जो 4 लेबर लॉज को इन्वॉल्व किया गया है: मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। उसके बाद 3 लेबर लॉज को ऐड किया गया है। सेकंड वेज कोड, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जिसके अंदर इंपॉर्टेंटली आपका प्रोविडेंट फंड, ESI, ग्रेचुटी, मैटरनिटी बेनिफिट और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट आता है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अनऑर्गेनाइज्ड और सीनियर वर्कर एक्ट आता है। टोटल ये 9 लेबर लॉज ऐड किए गए हैं इस थर्ड वेज कोड के अंदर। फोर्थ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, OSH यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ 2020। इसमें 13 लेबर लॉज को, जो लेबर लॉज, सेंट्रल लेबर लॉज थे, वो 13 लेबर लॉज को मर्ज किया गया है। और क्या फोकस किया गया है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस।
इसके अंदर क्या क्या मेनली इंक्लूड होंगे? फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, डॉक वर्कर एक्ट, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क्स यानी BOCW, इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कमैन एक्ट। तो टोटल ये 4 एक्ट जब आ गए, तो जो 4 वेज कोड आए, इनमें ये 29 लेबर लॉस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है, इनको असर एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। अब जो मिथ्स है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली जो मिथ्स चल रहे हैं ना सोसाइटी में, क्या जो बोल रहे हैं लोग, मेरे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है कि एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं रेगुलेशंस या कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी कर दी गई हैं। कंप्लायंसेस कैसे करेंगे? ये जो नई वेज की डेफिनेशन आ गई है, इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? ग्रेचुटी 1 साल के ऊपर कर दी है, इसको कैसे करेंगे? तो ये ना डिफिकल्ट लग रहा है कि ये बहुत कुछ डिफिकल्ट कर दिया गया है, जबकि रियलिटी ये है कि ये जो वेज कोड आने की वजह से सारा जो रैशनलाइज कर दिया गया है, जो पुराने 1947 में जो एक्ट बने थे उनको आज के सिनेरियो के हिसाब से बना दिया गया है। अगर आपको याद हो, पहले हम मैनुअल रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया करते थे, इनको डिजिटलाइज करने की बताने की कोशिश की गई है, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे रजिस्ट्रेशन हो जाए। एक्सक्यूज मी। पहले क्या होता था, चार चार अलग अलग डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर आने के चांसेस, लेबर डिपार्टमेंट से अलग इंस्पेक्टर आ रहा है, फैक्ट्री डिपार्टमेंट से अलग इंस्पेक्टर आ रहा है, ESI से अलग, PF से अलग। जब ये सारे यूनिफाइड हो जाएंगे तो एक ही जगह से एक ही इंस्पेक्टर होगा, जिसका नाम फैसिलिटेटर रखा गया है, फैसिलिटेशन ऑफिसर रखा गया है उसका नाम। वो आपके प्रेमाइसेस में आके उन सभी एक्ट की कंप्लायंस एट वन स्ट्रेच देखेगा। कंफ्यूजन खत्म कर दिया गया है, इजी कन्वीनियंस कर दी गई है। और कई जो पहले क्या होता था एक्ट के अंदर ना, बहुत सारी डेफिनेशंस अलग अलग एक्ट में अलग अलग होती थी, इन सबको सिंपलीफाई करके एक ही प्लेटफॉर्म पे रखने की कोशिश की गई है, जो कि इन 4 वेज कोड के तहत है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट इज दी एप्लीकेबिलिटी, क्या क्या है इन 4 वेज कोड की। तो 4 जो ये वेज कोड एप्लीकेबल हुए हैं, ये कब से हो गए दोस्तों? 21 नवंबर 2025 से। 21 नवंबर 2025 से जब ये चारों वेज कोड एप्लीकेबल हुए, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिफाइड रजिस्टर्स। आपको, अगर आप सभी जानते हैं, अगर आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओ माय गॉड, सभी लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अंदर है, आपको एक तो पहले रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते थे, ओवर टाइम का फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से अलग करना पड़ता था, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से अलग करना पड़ता था, और अलग अलग डिफरेंट ESI एक्ट के हिसाब से अलग। इन तीनों की जगह एक यूनिफॉर्म ओवर टाइम रजिस्टर बनेगा। एक्सीडेंट रजिस्टर अलग अलग बनाने पड़ते थे, सैलरी रजिस्टर बोनस एक्ट में अलग बनाना है, पेमेंट ऑफ वेजेस में अलग बनाना है, ESI और PF में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती थी। इन सभी को यूनिफाइड सैलरी बना दिया गया है कि एक ही सैलरी रजिस्टर आपको मेंटेन करना है। दैट टू यू कैन डू इन डिजिटल फॉर्मेट ओनली। इसे भी आप डिजिटल फॉर्मेट से कर सकते हो, एक मास्टर फॉर्मेट आपको दिया गया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजिटलाइजेशन। जो मैंडेटरी फिजिकल रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते थे, उन्हें अब आपको डिजिटली मेंटेन करने के लिए आपको वो दे दिया गया मैंडेट। थर्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो पहले एक इंस्पेक्टर राज होता था, उसे एलिमिनेट करने की कोशिश की गई है। एक वन प्लेटफॉर्म, वन कंप्लायंस, वन रजिस्ट्रेशन, ऑल ऑन वन प्लेटफॉर्म। सभी रजिस्ट्रेशंस लेबर लॉज के, सभी लाइसेंसेस, सभी रिटर्न्स, सभी कंप्लायंसेस एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके हो जाएंगे। ESI, PF और लेबर का रजिस्ट्रेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर हो जाएगा, और वो भी डिजिटलाइज्ड हो जाएगा, तो सभी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। जो आपका टाइम और आपके HR का टाइम वेस्ट होता था अलग अलग डिपार्टमेंट के 27, 30, 35 रजिस्टर बनाने में, वो शायद 4 या 5 रजिस्टर तक सीमित रह जाएगा, वो भी डिजिटलाइज्ड। इसके अलावा और क्या क्या है? इसके अलावा है ब्रिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट, गिग एंड टेम्परेरी लेबर्स अंडर वन प्रोटेक्टिव ब्रैकेट। क्या होता है, जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, ओला, उबर, इन सभी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, इन्हें गिग वर्कर बोलते हैं, टेम्परेरी वर्कर बोलते हैं, पार्टनर्स बोल देते हैं। और उसके ऊपर ये लोग ना कंप्लायंसेस नहीं करते, ये बोलते हुए कि ये हमारा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो रहा है। तो इनके ऊपर भी एम्बिट क्रिएट करने के लिए कि जो ये भी है, इन्हें भी बेटर बेनिफिट मिले और इन्हें सोशल वेलफेयर बेनिफिट मिले, इसको कवर करने की कोशिश की गई है इन 4 वेज कोड के अंदर। डेफिनेशंस को प्रॉपरली किया गया है। ESI के अंदर अलग डेफिनेशन है वेजेस की, PF के अंदर अलग वेजेस की डेफिनेशन है,
मिनिमम वेज के अंदर अलग डेफिनेशन है। इन सभी को यूनिफॉर्म करने के लिए कि सभी एक्ट के अंदर एक ही यूनिफॉर्म वेजेस की डेफिनेशन हो जाए, वो करने की कोशिश की गई है। पहले अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह देना इंपॉर्टेंट नहीं होता था, उसकी क्लैरिटी दी गई है कि अपॉइंटमेंट लेटर कितने दिन में देना है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कितने दिन में करना है, इन चीजों के ऊपर। एक और चीज के ऊपर कवरेज की गई है, वो है एंटी डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि पहले मेल फीमेल के अंदर बहुत डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग जगहों पर होता था, उसको स्ट्रिक्ट प्रोविजंस के साथ रेगुलराइज करने की कोशिश की गई है। इक्वल पे टू फीमेल वर्कर्स एज वेल फॉर द सेम डेजिग्नेशन दे आर होल्डिंग। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिथ्स बस्टर। आइए हम बात करते हैं। बहुत सारे जो क्वेरीज चल रहे हैं, ग्रेचुटी सबसे पहले लेता हूं मैं। ग्रेचुटी एक्ट के ऊपर कि क्या ग्रेचुटी सभी एम्प्लॉयज को, जो भी एम्प्लॉयज 1 साल पूरा कर लेगा उसे ग्रेचुटी देनी है या नहीं देनी है। तो आपके जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, जिनको आपने प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट दी हुई है और उनके साथ कोई टर्म बाध्य नहीं करी हुई है, यानी उनको कोई ये नहीं किया होगा कि आपको 1 साल तक रहना है या 2 साल तक रहना है, उन सभी एम्प्लॉयज के लिए 5 साल के बाद ही आपको ग्रेचुटी लॉ एप्लीकेबल होगा। उन लोगों के लिए कोई रूल में चेंज नहीं किया गया है। ये रूल चेंज उन लोगों के लिए किया गया है जहां पर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आती थी। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कैसे होती थी? कई आप कॉन्ट्रैक्ट ऐसे दे देते थे एजुकेशन के अंदर, स्कूल्स वगैरह के अंदर, कि जो आपके ग्रेड 4 या थर्ड जो टीचर्स होते थे, उन टीचर्स को आप 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते थे या 11 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते थे। उसके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद जब वो वेकेशन के बाद दोबारा आते थे तो नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता था। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह जहां पर फिक्स टर्म एम्प्लॉयज होते थे, वहां के लिए अगर 1 साल भी एम्प्लॉय सर्विस कर लेता है या गिग वर्कर या टेम्पोररी एम्प्लॉयज काम कर लेते हैं, तो उन्हें ग्रेचुटी का बेनिफिट देना है। ये नए वेज कोड के अंदर है। एक और जो है स्टैट्यूटरी कंटिन्यूटी के ऊपर जो मिथ है, वो है कि क्या हमें अपॉइंटमेंट लेटर देने थे। अपॉइंटमेंट लेटर जैसा अब सब लोग बोल रहे हैं, अगर आप रील्स वगैरह देखेंगे कि अब अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी हो गया है, 7th को सैलरी देना मैंडेटरी हो गया है, अब आपको मिनिमम वेजेस देना होगा, जरूरी होगा। सर ये पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि ये नए वेज कोड आ गया है तो अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी हो गया। नहीं, ये अगर आप सेक्शन 34 अगर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का देखेंगे, वहां पर ये मैंडेटरी है और उसको कंप्लाई ना करो तो उस पर पेनल्टी और फाइन भी है। 7 तारीख तक पहले भी होता था, उसके ऊपर अब क्या किया गया है, थोड़ा सा लो ज्यादा वो कर दिया गया है, स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कंप्लायंसेस को, कि अब आपको 7 तारीख को ही सैलरी देना मैंडेटरी है। 7 तारीख अगर एक्ट में जाकर देखेंगे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में, तो 7 तारीख को सैलरी तब भी देना जरूरी होता था। मिनिमम वेजेस देना तब भी जरूरी था, अब भी जरूरी है। अब हम डिस्कस करते हैं सर कि क्या, जैसा कि गुप्ता सर भी पूछ रहे थे मेरे से अभी, कि मिनिमम वेजेस को पहले हम बाइफरकेट कर लेते थे, क्या अब हम बाइफरकेट कर सकते हैं, या अब नया लॉ क्या है मिनिमम वेज या वेज की डेफिनेशन में। तो सबसे पहले तो हम मिनिमम वेज को, जो वेज की डेफिनेशन है वेज कोड के अंदर, वो ये है बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस। रिटेनिंग अलाउंस वहां पर एप्लीकेबल होता है जहां पर सीजनल फैक्ट्रीज या सीजनल ऑक्यूपेशंस होते हैं, जहां पर 4-6 महीने का काम है, उसके बाद उस काम को खत्म कर दिया, तो लोग एक पेमेंट करते हैं रिटेनिंग के लिए कि उन एम्प्लॉयज को हम रिटेन कर ले जब हमारा लीन पीरियड हो। तो उस पीरियड में जब हम उसको रिटेनिंग अलाउंस देते हैं, उसे रिटेनिंग अलाउंस कहा जाता है। तो मोटा मोटा अगर हम समझे तो बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, ये दो हैं नए वेज कोड के हिसाब से वेजेस की डेफिनेशन। और अगर हम मिनिमम वेज एक्ट के अंदर जाएंगे, तो मिनिमम वेज एक्ट के अंदर जो कंपोनेंट होते थे, वो होते थे बेसिक वेजेस, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। तो अब नए मिनिमम वेज एक्ट के अंदर हाउस रेंट अलाउंस को हटा दिया गया है नए वेज कोड के तहत। नाउ minimum wage will be your basic salary and dearness allowance and retaining allowance. HRA is excluded from minimum wages. तो बाई 20 मिनिमम वेजेस को अब हम बाइफरकेट नहीं करेंगे। जो आपकी वेजेस, नया वेज कोड डिफाइन किया गया है, जो मिनिमम वेज टाइम टू टाइम गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, वो आप सिर्फ बेसिक और डीए में ही रख सकते हैं उस कंपोनेंट को। इसके अलावा जो वो किया गया है कि 50% का एक क्लॉज लाया गया है कि कोई भी मिनिमम वेजेस, एक तो आप बाइफरकेट नहीं कर सकते मिनिमम वेजेस, और जो आपका सीटीसी या जिसे ग्रॉस कहते हैं, ग्रॉस सैलरी के 50% से कम नहीं हो सकती है बेसिक सैलरी या बेसिक प्लस डी, ये आपका 50% से कम नहीं होगा। और कोई भी अलाउंस, HRA, कन्वेंस, CCA, मान लीजिए एक एम्प्लॉय 1 लाख रुपए का है,
तो आपको बेसिक सैलरी उसका 50,000 रखना है मिनिमम। और जो भी कोई अलाउंसेस है, फॉर एग्जांपल हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, अदर अलाउंस, नाइट अलाउंस एक्सेट्रा, मोबाइल अलाउंस, ड्राइवर अलाउंस, कोई भी ऐसा अलाउंस बेसिक सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। बेसिक सैलरी के 50% से ज्यादा कोई भी अलाउंस नहीं होगा। हम बात करते हैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट का, वेजेस एंड पीएफ। अगर आप कुछ रील्स या कुछ ऐसा देख रहे होंगे तो लोग बोलते हैं अब हमारा इन हैंड कम हो जाएगा, आपको इन हैंड कम मिलेगा। क्यों इन हैंड उन लोगों को कम मिलेगा? जिन लोगों की पहले बेसिक सैलरी को, ग्रॉस सैलरी तो अबव 15,000 थी, लेकिन बेसिक सैलरी को 10,000 रुपया या कम दिखा के रखा हुआ था, और बाकी अलाउंसेस के अंदर अगर हम उसको पेमेंट कर रहे थे, तो नई वेज कोड के अंदर हमें बेसिक प्लस डीए में वो मिनिमम वेजेस को रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका पीएफ कंपोनेंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,800 रुपया हो जाएगा। उसकी वजह से उसका इन हैंड कम हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रोविडेंट फंड पहले 10,000 रुपये पे कटता था, अब मान लीजिए 15,000 रुपये पे कटेगा। तो 1,200 की बजाय जब 1,800 कटेगा तो इन हैंड उसका कम हो जाएगा। इसलिए वो लिखा है कि वो इन हैंड कम हो रहा है। तो ये क्लैरिटी देनी जरूरी थी कि वेजेस की डेफिनेशन आने की वजह से, पीएफ की एप्लीकेबिलिटी बढ़ने की वजह से उसको इन हैंड कैसे कम होगा। लीव एंड वुमेन सेफ्टी। लीव्स के लिए भी, पहले लीव्स के लिए क्या होता था, आपको पहले जो भी एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 240 दिन काम कर लेता था, उसके ऊपर लीव मैंडेटरी होती थी, लीव इनकैशमेंट, यानी जो हर 20 दिन पर एक दिन देना मैंडेटरी होता है, यानी साल में 15 लीव इनकैशमेंट या अर्नड लीव देनी होती थी। वो उसका पीरियड, जो ब्रैकेट पीरियड है या एलिजिबिलिटी पीरियड है, उसे 240 डेज से कम कर कर 180 डेज कर दिया गया है। दोस्तों, ओएसएच कोड के अंदर वुमेन प्रोटेक्शन पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज भी किया गया है और बहुत क्लैरिटी भी दी गई है। बहुत सारे ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहां पर वुमेन रात को काम करते थे और वहां पर क्लैरिटी नहीं थी कि हम काम करा सकते हैं या नहीं, ये क्या ऐसे प्रोविजंस हैं जिनसे हम उनको काम करवा सकते हैं। अब जब से ये ओएसएच कोड या वुमेन प्रोटेक्शन आएगा, उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो नाइट शिफ्ट्स अलाउड कर दी गई हैं, लेकिन एम्प्लॉय की कंसेंट होना मैंडेटरी है। उसकी सेफ्टी और ट्रांसपोर्टेशन के प्रोविजंस अलाउड करने, अवेलेबल कराना जरूरी होगा। इक्वल रेम्युनरेशन। पहले सर बहुत जगहों पर देखा जाता था कि अगर वुमेन एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी मैन एम्प्लॉय से कम होती थी, ये कंसीडर करते हुए कि उसकी उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है, या डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उसको। उसके स्किल को ये समझा जाता था कि विमेन के पास स्किल कम है एज कंपेयर टू मेन। जबकि क्लियरली स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट आ गई है यहाँ पर, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ विमेन ऑन सेम डेजिग्नेशन। इस सारी चीजों का जो ऑब्जेक्टिव है वही है कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है और सेफ्टी को इंश्योर करना है अंडर ओएसएच कोड 2020। नाउ वी कम टू ईएसआईसी वेज डेफिनेशन में, और नए वेज डेफिनेशन के बाद और ईएसआई के अंदर जो वेज की डेफिनेशन थी वहां पर क्या गया है। ईएसआई के अंदर जो 1948 है, वहां पर वेज की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड थी, मींस सारी सैलरी एक्सेप्ट कन्वेंस, आपके जो भी सैलरी का कंपोनेंट आप दे रहे हो उन सब पर ईएसआई लगता था। कुछ एक चीजों को और छोड़ देते थे जैसे कि वॉशिंग अलाउंस एक्सेट्रा, बाकी सबके ऊपर आपको ईएसआई डिडक्ट करना होता था और एलिजिबिलिटी भी उसी के हिसाब से क्राइटेरिया डिसाइड करना होता था। ईएसआई की एलिजिबिलिटी 21,000 सैलरी है, तो ईएसआई की एलिजिबिलिटी 21,000 ग्रॉस सैलरी होती थी, एक्सेप्ट कन्वेंस एंड वॉशिंग अलाउंस। जो अब क्या कर दिया गया है, अब वेज, जो आप ईएसआई एक्ट पढ़ेंगे तो वहां वेज की डेफिनेशन, और वेज की डेफिनेशन न्यू वेज कोड में है बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस सब्जेक्ट टू 50% रूल। 50% रूल क्या है? मान लीजिए एक आदमी 35,000 रुपये का है, तो आप उसकी बेसिक सैलरी 22,000 रुपये कर सकते हैं, 21,000 से ऊपर ईएसआई में डालना है, बट आप उसकी सैलरी 17,500 से कम नहीं कर सकते अगर वो 35,000 रुपये का एम्प्लॉई है तो बेसिक प्लस डीए के ही वेजेस की डेफिनेशन में है। और अगर उसकी वेजेस 17,500 है और आप उसको एचआरए कन्वेंस और अदर अलाउंस देते हैं, जिसके बाद उसकी वेजेस 21,000 रुपये से ज्यादा भी हो जाए, तो भी उसको ईएसआई का एलिजिबल मेंबर बनाना पड़ेगा। बहुत सारे दोस्तों के पास एसएमएस या मेल्स भी आ रही हैं ईएसआई डिपार्टमेंट से, जिसके अंदर ये लिखा गया है कि एज पर न्यू वेज कोड, आपकी जो न्यू वेज कोड आ गया है उसके बाद वेजेस के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से आपके यहाँ पर एम्प्लॉयज को आपका एलिजिबिलिटी बढ़ गई है, और विद इफेक्ट फ्रॉम 21 नवंबर आपको उन सभी एम्प्लॉयज को एनरोल करके उनका कंट्रीब्यूशन जमा कराना है। तो वो इसीलिए आया है, उसकी क्लैरिटी यही है
क्योंकि वेज की जब डेफिनेशन चेंज हो गई है, तो अब आपको ये चेक करना है कि आपकी एम्प्लॉयज की लिस्ट में कितने ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनका बेसिक डीए और रिटेनिंग अलाउंस मिलाने के बाद 21,000 रुपये से कम है। अगर उनका 21,000 रुपये से कम है, तो उनको आपको ईएसआई में एनरोलमेंट करना होगा 21 नवंबर 2025 से। बस इट। या फैक्ट्री एक्ट के अंदर वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम के ऊपर बात करते हैं। पहले फैक्ट्री एक्ट के अंदर या वेज कोड के अंदर अभी जो वीकली कैप है वो 48 आवर्स है। आप अगर 5 डेज ए वीक करते हैं तो 48 आवर्स आप 5 डेज में भी पूरा कर सकते हैं। 6 डेज ए वीक है तो आप 8 आवर्स और 1 आवर का ब्रेक, यानी टोटल 9 आवर्स। 8 आवर्स वर्क, 4 4 आवर्स का वर्क और 1 आवर ब्रेक, जिसको कि हम हाफ एन आवर का लंच ब्रेक, 15 15 मिनट्स के 2 टी ब्रेक्स, इस तरह से इसको डिस्क्रीट कर सकते हैं। जो ब्रेक्स है वो आपको मैंडेटरी है, हर 4 घंटे के बाद एक 30 मिनट्स का ब्रेक देना मैंडेटरी है। ये फैक्ट्री एक्ट के अंदर डिफाइंड है। ओवर टाइम 48 आवर्स के बाद अगर आप काम करा रहे हैं, तो आपको जितना भी आप काम करा रहे हैं वो डबल द वेज रेट होगा। आपको अपने एम्प्लॉयज को डबल द वेज रेट देना होगा। जो भी आपके एम्प्लॉयज आपके यहाँ पर फैक्ट्री में या प्रेमाइसिस में काम करते हैं, उनको 48 आवर्स के बाद ओवर टाइम देना होगा। हाँ, ईएसआई के अंदर एक और नया चेंज आया है जो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ है। कि पहले अगर क्या होता था, एक फीमेल एम्प्लॉय जो मैरिड है, उसके उसके हस्बैंड और उसकी डिपेंडेंट हस्बैंड और डिपेंडेंट चिल्ड्रन ही उसके ईएसआई में एनरोल हो सकते थे, और उसके पेरेंट्स हो सकते थे फीमेल एम्प्लॉय के, बट उसके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ नहीं हो सकते थे। यहाँ पर वेजेस की यहाँ पर फैमिली की डेफिनेशन को चेंज किया है ईएसआई में, जिसके अंदर ईएसआई के अंदर जिसके अंदर वुमेन की फैमिली में आ गए हैं स्पाउस, यानी उसके डिपेंडेंट हस्बैंड, डिपेंडेंट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18, डिपेंडेंट डॉटर जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, डिपेंडेंट सन जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता, डिपेंडेंट विडो मदर, अगर उसकी मदर है उस फीमेल की, और या तो अगर वो उस पर डिपेंड कर रही है तो, डिपेंडेंट फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। उसको ये प्रूव करना पड़ेगा फीमेल को कि जो उसके हस्बैंड है, ना तो वो उस पर वो भी उस पर डिपेंड करते हैं, और उसके जो हस्बैंड के माता पिता है या जो फीमेल है उसके सास ससुर हैं, वो उसके ऊपर उसकी इनकम पे डिपेंड करते हैं। तो ये एक सर्टिफिकेट इशू कर स्टैम्प पेपर पे सर्टिफिकेट बनाकर ईएसआई में सबमिट करके फिर एडिशन होगा उस फीमेल एम्प्लॉय के लिए। सिंगल प्लेटफॉर्म, ईज ऑफ कंप्लायंस, वन रूफ ए सिग्निफिकेंट स्टेप, ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है। सारे लाइसेंसेस एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, सारे रिटर्न्स एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही सिंगल क्लिक से अपलोड हो जाएंगे। इंस्पेक्टर अलग अलग नहीं आएंगे कि मैं आज ईएसआई का हूँ, मैं पीएफ का हूँ, मैं लेबर डिपार्टमेंट से हूँ, मैं फला डिपार्टमेंट से हूँ। सिर्फ एक फैसिलिटेटर नाम का ऑफिसर आएंगे, वो आपको हेल्प करेंगे कि आप आज क्या कंप्लायंस कर रहे हो, और वो ये हेल्प करेंगे कि आगे आपकी बेटर कैसे कंप्लायंस कर सकते हो। तो हरेसमेंट से कंप्लायंस को ईज करने की तरफ ये मूवमेंट है 4 वेज कोड का। नए वेज कोड के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज को जो अनाउंस किया गया है वो है सेफ्टी कमेटी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 500 या उससे ज्यादा के लोग हैं, तो आपको एम्प्लॉयज में से 5 लोगों को चूज करना होगा, और उन 5 लोगों के साथ बैठकर एम्प्लॉयज की सेफ्टी कमेटी क्रिएट करनी है, जिसके अंदर आपको एम्प्लॉयज को कैसे कैसे क्या क्या सेफ्टीज दे रहे हैं वहां पर वो फोकस करना होगा। और वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा जिसको क्वार्टरली असेस करना होगा, एनालाइज करना होगा कि किस तरह से वो सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो हो रहे हैं या नहीं एम्प्लॉयज के सोशल वेलफेयर की तरफ। बहुत बार कुछ क्वेश्चंस आते थे, सर रिकॉर्ड कितने साल का मेंटेन करना है, रिकॉर्ड कितने साल तक रखें, 15 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल। तो जैसा इनकम टैक्स में हम 7 साल तक रखते हैं, कोई भी इंस्पेक्टर लेबर डिपार्टमेंट से अब आपसे 5 साल से पीछे का रिकॉर्ड नहीं देखेगा। अब लास्ट 5 ईयर्स का आपको रिकॉर्ड दिखाना है। ईएसआई में ऑलरेडी ये इंप्लीमेंटेड था, ईएसआई में आपको लास्ट 5 ईयर्स से पीछे का रिकॉर्ड नहीं दिखाना होता था। अब ये सारे वेज कोड, सारे लेबर लॉज के अंदर 5 ईयर्स के ऊपर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लास्ट 5 ईयर्स का रिकॉर्ड तक आपको रखना होगा। हायर एंड फायर फ्लेक्सिबिलिटी, हायर एंड फायर फ्लेक्सिबिलिटी को ईज करने के लिए कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट जब अगर आप एम्प्लॉयज के साथ बना लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉन्ट्रैक्ट की
डेट डिसाइड हो जाती है कि आपको ये कब किस दिन ये अग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिकली उस दिन उसकी सेपरेशन हो जाती है एम्प्लॉय की। और अगर आपको उसको दोबारा से रीहायर करना है तो नई अपॉइंटमेंट लेटर, नया उसके साथ अग्रीमेंट क्रिएट किया जाता है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वहां से वो शुरू हो जाएगा। ये ही वाले चीज को जिसे ईज कह रहे हैं, वहीं पर ही ग्रेचुटी का एक्ट भी लागू हो गया है कि अगर वो 1 साल से ज्यादा सर्व करता है तो आपको उन लोगों को ग्रेचुटी देनी होगी इन केसेस के अंदर। राइट। आई हैव ट्राइड टू कवर मेजर चीजें, मैक्सिमम चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की है दोस्तों। आई होप मैं सभी चीजों को कवर कर पाया हूँ। नाउ आशीष जी, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ एफ के क्वेश्चन। रिगार्डिंग।